कॉम्प्लेक्स नंबर तक लिए थे अपन, है ना? हाँ भाई, जरा दोबारा से देख लेते हैं एक बार के लिए जरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, याद है ना? अगर अपन लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है? a प्लस बी आएगा, राइट है भाई? और मैंने आपको इससे पहले भी एक चीज बता रखी, याद हो तो मैंने आपके सामने एक हिरार्की ऑर्डर बनाया था, याद है आपको? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने देखा था, कॉम्प्लेक्स नंबर याद है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? रियल और इमेजिनरी। फिर रियल के कितने? कौन कौन से? रैशनल, इरेशनल। फिर रैशनल के दो, इंटीजर, नॉन इंटीजर। इंटीजर के तीन, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो, है ना भाई? अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, वेरी गुड। और इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी गुड, राइट है? तो अगली बात यह है, नेक्स्ट पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोगों को जो वाइंड अप करना है, वहां से अगला पॉइंट ये है, ठीक है? अब अपन इसके बाद के पॉइंट की और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला टाइटल लेते हैं अपन लोग, बहुत ही काम का टाइटल है, नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। करे बात, एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना? एचसीएफ एंड एलसीएम याद है आपको? एचसीएफ और एलसीएम में क्या है? एचसीएफ ध्यान है? करे बात, अच्छा बताएं। हाँ साहब, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? अच्छा, अगर डेफिनेशन वाइज मैंने पिछली बार आपको जाते समय एक बात भी बताई थी, मैंने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है एक्चुअल में कॉमन निकालना, राइट है? सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा, लिखवा देता हूं मैं आपको, डेफिनेशन है, लिखिएगा, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू or more than two, any two or more than two numbers, any two or more than two numbers or expressions, any two numbers or expressions, हो गया, है ना भाई? अब इसके बाद की बात करते हैं, एचसीएफ के अंदर अपन आ गए, है ना? पिछली बार तक मैं आपको बता चुका हूं कि अगर भाई दे मुझे एचसीएफ निकालना हो किस किस का, एचसीएफ अगर निकालना 37 का कितना आएगा? 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आया। अच्छा बताओ साहब, एचसीएफ अगर मुझे निकालना हो 3, 6 और 9 का तो कितना आ जाएगा? 3। अच्छा, अगर भाई मेरे को एचसीएफ निकालना पड़ जाए आपके सामने 3, 6 और 5 का 1, ये तो एज सिंपल एज दैट। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन की तरह चलते हैं, तो नंबरों का अपने एचसीएफ निकाल लिया। अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता वही मैंने जो पिछली बार बोला था, x, x प्लस 1 और x क्यूब, x ऑब्वियसली, राइट है ना भाई? तो बाकी तो मेरे को लगता नहीं किसी तरह की कोई समस्या आएगी। फिर भी एक बार और एक एचसीएफ भी लिख लेते हैं। सपोज करो मेरे को निकालना होता है एचसीएफ किसका? x प्लस 1 और x प्लस 2 का, आ जाओ। और अगले में मेरे को एचसीएफ निकालना होता है x और x प्लस 1, बताएं क्या एचसीएफ आएगा? बताओ, x प्लस 1, है ना भाई? दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 1, तो एचसीएफ आ गया x प्लस 1, राइट है? ये तो हुआ एचसीएफ के वो बेसिक्स जो हम लोगों को पिछली क्लासेस तक आते थे। अब एचसीएफ की अगली बात के ऊपर भी बात करता हूं, है ना भाई? अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में एक और चीज भी जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये कि एचसीएफ के ऐसे फॉर्म तो सभी को ध्यान है, जो हम लोगों को नए और सीखने हैं वो क्या है? वो ये है कि अगर मान लीजिए फैक्टर में आ जाए चीज a बाई बी, ठीक है ना, c बाई डी और e बाई एफ, अगर सपोज करो ऐसा हो जाए, तो इस केस में हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इस केस में हम लोग ऊपर एचसीएफ निकालते हैं किस किस का? a, c और e का, राइट है भाई? और नीचे एलसीएम निकालते हैं किसका? एलसीएम निकालते हैं बी डी एफ का, है ना? ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो भी बताता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में निकालना होता एचसीएफ ऑफ, ठीक है, ऐसे निकालना होता 2, 3, 4, ठीक है, अरे 2, 3, 4 नहीं, 2/3, 3/4 और 4/5, ऐसा ले लेते हैं हम लोग। क्या ख्याल है? मजा
नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। थोड़ा और काम करते हैं इस पे। चलिए इसी को ले लेते हैं, है ना। अगर मेरे को इसका निकालना होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले एचसीएफ निकालता ऊपर ऊपर का, है ना। तो ऊपर ऊपर का होता तो 2 3 4 और नीचे वाले का क्या निकालता भाई मैं, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालता बोलिए, 3 4 5 का। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा किसी को पता है ऊपर वाले का 2 3 4 का एचसीएफ कितना हो, 1। बहुत ही बढ़िया। क्यों, कारण बताओ। कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा नीचे वाले का एचसीएफ क्या निकलता, कितना, 60। श्योर है, 12 तो नहीं। अरे 3 4 5 का एलसीएम 60, ये लोग कह रहे हैं 60, सही है ना, बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, है ना। तो ये तो हुआ एचसीएफ और एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात। अभी एलसीएम के ऊपर बात करते हैं, पहले यहां तक एग्जांपल कॉपी कर लें आप। करें बात, अगले पॉइंट पे आ दो फटाफट। करें बात, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लीजिए साहब एलसीएम। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। पिछली बार एचसीएफ की डेफिनेशन में क्या लिखा था, याद है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 और मोर नंबर्स और एक्सप्रेशंस। और अब की बार एलसीएम में मैं क्या लिखने वाला हूं, एलसीएम लिख लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर और एक्सप्रेशंस, 2 और मोर नंबर्स और एक्सप्रेशंस। ये जरूर ध्यान में रख लेना, एक्सप्रेशन जानबूझ के बोलते हैं हम लोग ताकि हम लोग फंसे नहीं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली तो हम लोग नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, है ना भाई। अब ये तो सभी को पता ही होगा, नाम का ही एलसीएम है ना, नाम का ही लीस्ट है। बाकी अगर देखा तो उल्टा होता है ना। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, बताएं जरा 2 6 का एलसीएम बोले, 6। क्या मैंने लीस्ट पकड़ा या हाईएस्ट पकड़ डाला, हाईएस्ट पकड़ डाला, उल्टा होता है इसमें खेल, है ना भाई। अच्छा कौन बताएगा, देखें एलसीएम ऑफ, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा 2 4 8 कितना हुआ, 8। चलिए एक और एलसीएम पूछता हूं, एलसीएम ऑफ 3 6 9 कितना, 18। हाँ 9 नहीं, हाँ ये नहीं कि 9 लपक दिया सबसे बड़ा पकड़ लिया, है ना, ये नहीं होता इतना भी। हाँ अच्छा चलिए एक और पूछता हूं। अच्छा 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, वेरी श्योर, इसमें तो मान के चलें 2 का क्यूब, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा चलिए एलसीएम में अगर मैं आपसे, अगर आपको मेरी वाली बात समझ में आई है तो मैं थोड़ा और मामले को बढ़ा देता हूं। अगर मैंने पूछ लिया 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब से लेकर 2 की पावर n, बताओ जरा जल्दी से, 2 की पावर n, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछ लिया एलसीएम ऑफ, थोड़ा एक्सप्रेशन की तरफ दौड़ता हूं, राइट है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या, जैसे नहीं ये आपके लिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल हो जाएगा, इस क्लास के लायक नहीं है। फैक्टोरियल लाइन अपन ने बात नहीं करी है ना, हाँ तो मतलब नहीं है कोई कंफ्यूजन। अरे वो हल्का फुल्का करा है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 के बारे में बात करी थी, है ना, फैक्टोरियल लाइन के बारे में बात नहीं करी थी, तो वो उसके बारे में एग्जांपल लगा, उल्टा अपन कंफ्यूज ही करेंगे, ठीक है। अच्छा ये तो हुआ नॉर्मल लोगों का, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन एक्सप्रेशन टाइप के लोगों को भी जरा संभाल लें। मान लीजिए मुझे एलसीएम निकालना पड़ गया होता किसका, x का, x+1 और x³ का, बताएं साहब। सोच के बोलना, जो भी बोल रहा हूं आप ऐसा सोचो जैसे आपको लिखा हुआ मिल गया 1/x × x+1 और प्लस में 1/x³। अब आप बताओ एलसीएम क्या सोच रहे हो आप। एलसीएम में दोनों चीजों खुश होनी चाहिए,
अब आप क्या लिखोगे बोलो आप, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, राइट है। देखो जरा, जिस दिन इसका इसमें डिवाइड चला गया क्या बच गया, अरे जिस दिन इसका इसमें डिवाइड चला गया क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ऊपर की तरफ बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस जिस दिन इसका इसमें डिवाइड चला गया एक्स प्लस 1, तो यहां से बच जाएगा एक्स प्लस 1। बना के नहीं बना, नहीं आया, कहानी पकड़ में आ गई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा, अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, राइट है। अच्छा चलिए एक और ट्राई करते हैं, चलो है ना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और इधर की तरफ होता एक्स प्लस 1, तीन चीजें होती, सोचो कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर अपन लेके आ जाए तो उसमें तीनों का डिवाइड जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, इसमें सबका डिवाइड जाएगा, सारे खुश हैं। देखो जरा, जिस दिन एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया क्या बचेगा बोलो, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, जिस दिन इसका भाग लग गया इसमें एक्स प्लस 1, जिस दिन इसका भाग लग गया इसमें एक्स क्यूब, राइट है। ये पिछली बार जैसा नहीं है कॉमन लैंग्वेज जैसा, इस बार थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। और अगर मैं आपको कहूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बचपन में कभी सीखा हो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, राइट है। सबसे पहले किसका डिवाइड, एक्स का डिवाइड, क्या बच गया, और एक्स स्क्वायर का डिवाइड भी लगा सकते हो आप चाहो तो। एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाने पर कितना बच जाएगा 1, यहां पे कितना एक्स, और यहां कितना एक्स प्लस 1, फिर वापस अभी भी किसका डिवाइड जा सकता है, एक्स का, लेकिन ये 1 के टाइम पे टच नहीं करते, याद है ना। अरे एलसीएम लेना आता है ना, हाँ, तो 1 को टच करूं या नहीं करूं। अगर मैंने एक्स का डिवाइड लगाया तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1, इसमें भाग तोड़ नहीं जाएगा, हाँ या ना। अरे अपन तो मल्टीपल ले रहे हैं, कॉमन मल्टीपल, बेटे। अच्छा अगले वाले में क्या आएगा, आया अगली लाइन में 1 1 1, बिल्कुल ठीक है। हालांकि लेकिन इतना नीचे दर्जे पे क्यों गिरे अपन, ठीक है। आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई करो, वापस वही मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो, मतलब मैं हालांकि इतना नीचे आकर के एग्जांपल नहीं सेट करता, लेकिन बात करने के लिए तो मैंने कहा आपके तरीके से सोच लें। याद है, अगर भाई तो मेरे को 2 4 7 का अगर एलसीएम लेना होता तो कैसे लेता, सपोज इसी तरीके से 2 4 7 का, मेरे को आपके नजरें बता रही है कि आपने ये सब सुना है लेकिन याद नहीं है, ठीक है। 2 4 7 का कैसे लेता, पहले किसका भाग लगा था, 2 का, 1 2 7, फिर किसका 2 का 1 1 7, फिर अगला किसका 7 का, तो आंसर कितना होता 28। देखो 2 4 7 का 28 होता। भूल गए आप लोग, मुझे भी याद नहीं था, मेरे को तो आपको देख के याद आया कि मैं वो अपने छोटे बचपन में ये सब किया करता, मेरे को लिटरली याद नहीं था। ये तो मेरे को अभी देख के याद है कि यार इनको अब ये तो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मैं कैसे निकालूंगा। मतलब मैं तो अपनी तरह से 2 एग्जांपल लगा के खुश हो जाऊंगा कि भाई मैंने तो पढ़ा दिया, लेकिन मैंने तो पढ़ा दिया नहीं, बढ़ा दिया, बस खत्म कर दिया, है ना। लेकिन अब मेरे को लगता है कि शायद कर लोगे आप लोग, है ना, कर लोगे ना, ठीक है। चलिए फटाफट से कॉपी हो जाए, चलो। whatever copyable, copy it. एलसीएम में कुछ छोटी छोटी बातें आपके लिए और जानने लायक है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूं एलसीएम के लिए, ठीक है। एलसीएम में ये जरूर याद रख लेना कि अगर आप एलसीएम ले रहे हैं और एक नंबर रैशनल है और दूसरा भी रैशनल है तो ही उसका एलसीएम पॉसिबल होगा। मान लीजिए एक अगर आपने एलसीएम निकाला और एक नंबर अगर रैशनल है और एक नंबर अगर इरेशनल है तो उसका एलसीएम नॉट पॉसिबल, उस केस में एलसीएम ही संभव नहीं है, राइट है। अगर बाय द वे एलसीएम निकाल रहे हो और दोनों ही इरेशनल हो जाएं, ठीक है, तो पॉसिबल इन समान प्रजाति, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से। माने ये खेल आदिवासियों खेल हो जाता है यहां पे आकर के। अगर आदिवासी शादी करेगा तो अपने ही समुदाय में करेगा, इस जंगल से दूसरे जंगल, इसी जंगल के दूसरे हिस्से में भी अगर कोई आदिवासी रह रहा है वहां पे नहीं करेगा, बिल्कुल वैसा वाला फील देगा एकदम। ये जैसे कहने का मतलब क्या, ये रैशनल रैशनल क्या है, अरे रैशनल रैशनल ये रहा ना 2 6, दोनों ही रैशनल नंबर है, 6 आया, ये तीनों रैशनल नंबर है 8 आया, तो
जब जब भी आपने रैशनल का किया इजीली एलसीएम बनता चला गया, कोई पंगा नहीं किया। लेकिन अगर आपने एलसीएम निकालते समय सपोज कीजिए आप एलसीएम निकाल बैठे होते किसका, है ना, सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपने एलसीएम निकाला था 2 और पाई का, ठीक है, और आप कहते हैं एलसीएम आ गया 2 पाई, तो आपको रोक दिया जाता कि नहीं साहब संभव ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये कैसा नंबर है, रैशनल, और ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो आप तुरंत बोलना पड़ता आपको कि ये साहब ये तो नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है। 2 पाई नहीं बोलना आपको, ध्यान रखना भाई, ये छोटी बात नहीं है, काम की बात है, ठीक है। अच्छा, एलसीएम निकालते समय अगर मान लीजिए आपने अगर एक को 2 पाई देखा होता, राइट है, और अगर आपने दूसरे को पाई स्क्वायर देखा होता, तो आपका आंसर क्या होता, 2 पाई स्क्वायर, है ना। तो याद रखना आपका आंसर होता 2 पाई स्क्वायर, जो कि गलत होता था, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल आदिवासी है। एक ही जंगल में एक इलाके का रहने वाला आदमी अगर दूसरे इलाके में जाएगा, भाई शादी नहीं होगी, पाई के दुनिया में शादी होगी। इवन पाई स्क्वायर भी इसके लिए अलग है, कहानी पकड़ मारी है। हाँ, लेकिन अगर भाई दबे एलसीएम निकालना पड़ जाए आपको किसका, पाई का और 3 पाई का, ठीक है, तब पॉसिबल हो जाएगा। दोनों ही इरेशनल हैं और दोनों ही एक जैसी प्रजाति के, पाई की क्वालिटी वाले, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि हाँ साहब अब यार आंसर कितना हो गया, 3 पाई। यहां तक की कहानी पकड़ में आई। अगर आप एलसीएम निकाल रहे होते किसका, √2 का और, ठीक है, √6 का, तो आपका एलसीएम होता था √6, सही है। अब जरा एक और चीज पे भी ध्यान रखना, अब ये जो है ये तो हुआ गरीब बच्चे के लिए प्रजाति खेल, ठीक है। अमीर बच्चा जो आगे आकर के एलसीएम मतलब की और बड़ी बड़ी सेवाओं को कैटर करेगा, वो इस बात को समझे कि पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी लिटरली यही है कि एलसीएम निकालते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि ए और बी का एलसीएम अगर सी आए, अगर कोई 2 संख्याएं ए और बी और उनका एलसीएम अगर सी आ रहा है, तो रिमेंबर, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल, ठीक है, ओनली when c by a और c by b is इंटीजर। कहानी पकड़ लेना भाई, कहानी पकड़ में आ गई आपको, यानी यही, अगर c by a और c by b अपने आप में कोई इंटीजर दे रहा है तो ही संभव है, वरना संभव नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जरा आपका वाला आंसर, ठीक है, अगर आपने जो एलसीएम लिया लास्ट में, ठीक है, किसका लिया, √2 और √6 का, और आपने एलसीएम में क्या बोल डाला, ठीक है, √6, तो देखो यार सही है गलत है, अब चेक करो इसको, ठीक है। कैसे चेक करना है वही तो सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको करना है √6 जो कि किसकी जगह बैठा है, सी की जगह, उसमें भाग लगाओ किसका, √2 का, ठीक है, और आपको बदल जाएगा ये कितना आ गया, √3, जो कि इंटीजर नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब √6 आंसर गलत। कहानी पकड़ में आई? अब देखो मैं आपको दूसरा एग्जांपल लगाता हूं, ये दोनों अलग अलग प्रजाति के थे, ये √2 प्रजाति का आदमी है, ये √6 प्रजाति का आदमी है। अब सेम प्रजाति का दिखाता हूं, √2 प्रजाति का दूसरा आदमी दिखाता हूं, ठीक है। गरीब बच्चे को प्रजाति खेलने में समझ में आ जाता है, उसको बाढ़ में गया, कोई c by a c by की जरूरत नहीं। √2 प्रजाति का √2 और 3√2, क्यों, ये दोनों सेम प्रजाति के हैं नहीं, पाई और 3 पाई, √2 3√2, और अब की बार आंसर क्या होगा, 3√2। अमीर बच्चा √2 का भाग लगा के देख लेगा कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सी की जगह, ये ए, ये बी, तो c by a c by b करके देख लो, इंटीजर आए तो हाँ भरते हो, वरना ना करते हो, ठीक है। गरीब बच्चा क्या देगा, प्रजाति, अरे ये तो सेम प्रजाति, याद हो, ठीक है। कहानी पकड़ में आ गई, है ना, कर लो यहां तक कॉपी, है ना। एज नॉट सेम प्रजाति, ठीक है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ठीक है, 3 पाई, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है ना, सेम प्रजाति, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैंने वहां लगा दिया है, तो आप देख लेना, है ना। ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ही काम की चीज है,
अच्छा चेक कर लें, ठीक है, यहां पे लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है, एज, ठीक है, √2 √6/√2 इज इक्वल टू √3 विच इज नॉट इंटीजर, ठीक है, ठीक है, बट, ठीक है, इज ट्रू एज 3√2/√2 इज इक्वल टू 3 एंड 3√2/3√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा एक और बात बताता हूं, ये भी एक ध्यान रखना, जैसे 2π और 3π, 2π और 3π होता तो एलसीएम होता या नहीं होता? 2π 3π होता या नहीं होता? होता, क्योंकि दोनों कौन सी प्रजाति के हैं? पाई प्रजाति, हाँ या ना? तो एलसीएम कितना होता? 6π, हाँ, फिर 2 और 3 का एलसीएम अलग चलता और पाई पीछे आ जाता है ना, 2π 3π। अच्छा अब एक और बात बताओ जल्दी से, क्या मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम ऑफ पाई एंड ई दोनों इरेशनल है या नहीं है? अरे दोनों इरेशनल है या नहीं है ना? हाँ, ई की वैल्यू बोलो 2.718 और पाई की वैल्यू बोलो 3.14 है ना, 142π। अच्छा हाँ, ये इन दोनों का एलसीएम संभव है क्या? क्यों? समान प्रजाति, समान प्रजाति है ना। अरे अपन तो अपने को पता सब है, ठीक है, बस ये है कि अपने को याद रखने में इजी होना चाहिए, मतलब एक मैनर होता है ना। एक तो आप टिपिकल बातें याद करो तो आपका दिमाग कुछ दिन बाद हार्ड डिस्क खाली करवाने की बातें करने लगेगा। एक आप सब कुछ इजी मोड में चलता था, आपको पता ही नहीं है, सब लूसेड है और आपको तरीके भी पता है क्या एक्चुअल में। अच्छा बात तो ये थी, ठीक है भाई। हाँ भाई, एलसीएम के बारे में बात हो गई है ना। अब हमारे लिए अगली बात जानना ये जरूरी है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात क्यों करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं हम लोग 12th के लिए, जब हम लोग फंक्शन करके चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और उसमें पीरियडिक फंक्शन करके आता है तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एलसीएम एचसीएफ की, 12th के लिए करते हैं। लेकिन आज के दिन में हमारे क्वेश्चन है ना, ये क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग लॉग से पहले के, तो उसके दौरान एक और चीज भी है जो आपके लिए ध्यान रखने लायक है, वो ये कि रिमेंबर, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पहले एक बात बता देता हूं, सपोज, ठीक है, अगर बाय द वे सपोज करो कोई दो नंबर होते ए और बी, ठीक है, उनका मैंने एचसीएफ निकाला होता और वो आता सी, ठीक है। अगर मैंने एलसीएम निकाला होता ए और बी का, ठीक है, और सपोज करो वो आता डी, सपोज कीजिए ऐसा होता, तो पहली चीज तो ये मान के चलिए कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा, क्योंकि अंग्रेज उल्टे हैं, हर बात उल्टी बोल के गए, हाईएस्ट बोलते हैं समझ लो लोएस्ट आएगा, नहीं आया समझ में, सब चीजें उल्टी आती हैं। आपने आरएमएस वैल्यू का नाम सुना है? आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस होते हैं है ना, आरएमएस वैल्यूज, ये आप इनइक्वालिटी के अंदर कभी पढ़ेंगे आगे जाकर के, ठीक है, और फिर इसके बाद फिजिक्स में पढ़ेंगे। आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, जबकि एक्चुअल में क्या होता है ना, हिसाब से देखो तो पहले रूट करोगे, फिर मीन लोगे, फिर स्क्वायर करोगे, ठीक है, जबकि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा पहले स्क्वायर हुआ, फिर मीन लिया गया और फिर उसका पूरे का अंडर रूट लिया गया। तो हिसाब से देखा जाए स्क्वायर मीन और रूट होना चाहिए, और वो बोल के चले गए रूट मीन स्क्वायर आरएमएस, समझ रहे हैं, बिल्कुल हिरार्की ऑर्डर उल्टा रटा देते हैं ये लोग। तो जब वो हाईएस्ट बोले अंग्रेज तो समझ लो लोएस्ट हो रहा होगा, जब वो लीस्ट बोले समझ लेना हाईएस्ट हो रहा होगा, समझ रहे हैं। अच्छा वैसे ही अगर देखा जाए एचसीएफ अगर हम लोगों ने लिया ए बी का तो सी है, क्योंकि हाईएस्ट है तो उल्टा छोटा ही होगा। तो रिमेंबर एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन एलसीएम, ये पहली चीज है जो ध्यान रखनी है आपको, हमेशा एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। लेकिन ये बताने के लिए कि सारी कहानी नहीं हुई, बताने के लिए तो कहानी ये हुई है, ठीक है, वो ये है कि देन अगर आपने कभी इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो वो ठीक उतना ही आएगा जितना एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आता, ठीक है। तो रिमेंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये होता है। कहानी पकड़ में आई आपको? ये दोनों हमेशा, इसीलिए हम लोग है ना ये चीज निकलवाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, एचसीएफ इससे छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए,
क्वेश्चन लिखिएगा अगर आपने यहां तो कॉपी कर लिया हो तो। करें बात, है ना? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स whose HCF is 25, है ना? आंसर देने के लिए हाथ खड़ा कर देना अगर आपको समझ में आ जाए तो, है ना? बताना मत दुनिया को आप। एंड एलसीएम इज 5, एंड एलसीएम इज 5, है ना? हाँ, एंड एलसीएम इज 5। हाँ भाई, आंसर 125। सीरियसली हो गया, है ना? तो एचसीएफ कितना बताया मैंने आपको? एचसीएफ कितना बताया भाई मैंने 25, और एलसीएम कितना बताया? तो आंसर लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्या आपको कारण पता चली? क्या? बिल्कुल, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। कहानी पकड़ में आ गई? एचसीएफ हमेशा एलसीएम से छोटा होता है, जबकि यहां तो उल्टा है। इसका मतलब ये लफड़ा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एज HCF गिवन इज नॉट लेस देन एलसीएम, ठीक है, सो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। कहानी पकड़ में आ गई या नहीं आई? इसीलिए आपको मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया था। मेरे को तो लगा आप सब एक साथ बोल पड़ोगे नॉट पॉसिबल, इसलिए मैंने पहले रुकवा लिया। मैंने कहा नहीं, फिर मेरे को बता रहे ये तो ट्रैप्ड हो गए। कोई बात नहीं, अगला लिख लेगा। ठीक है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ HCF इज 4 एंड LCM इज 24। हो गया क्या? हाँ, ये तो इजी है। हाँ हाँ, हो गया क्या? हाँ, HCF कितना बताया भाई लोगों आपको मैंने? 4, और LCM कितना बताया मैंने? 24। सही है। सो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट हमेशा होता है H इंटू एल, माने HCF इंटू LCM, दैट इज 4 इंटू 24 और 96, जैसा बता रहे हैं सभी लोग, है ना? कोई बात नहीं, ये तो पता है मैंने बता दिया, तब भी अब उलझ गए। मेरे को तो सीरियसली नहीं यकीन हुआ था। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम करें चर्चा। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, लिख लेते हैं पहले। इफ px is divided by x minus a, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, नहीं, फिर रिमाइंडर थ्योरम पहले लिखवा देता हूं यार। इसको यहां से चेंज कर दो आप, तो बस इतना चेंज कर दो ना। हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना? मैं उल्टा चला जाऊंगा, मतलब नहीं है, मैं एक लाइन और एक्स्ट्रा करवानी पड़ जाएगी। रिमाइंडर थ्योरम कर लो। इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, लाइन के अंदर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, आगे रिमाइंडर कर देना। हो गया, है ना? लिखिएगा इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन रिमाइंडर इज pa, देन रिमाइंडर इज pa। इतना सिंपल है। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना? pa। ठीक है, कोई एग्जांपल नहीं दे रहा, आगे चलता हूं। ठीक है, बी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम लिखिएगा इफ x माइनस a, if x minus a is factor of, if x minus a is factor of px, if x minus a is factor of px, then pa equal to 0,
लो हो गई दोनों थ्योरम, ठीक है। वरना लोग कहते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ी है। हाँ है ना बड़ी, कौन कह रहा है नहीं है, लेकिन पहले तो मैंने आपको वो सिखाया जो गरीब आदमी को सिखाता हूं मैं हर बार, भाई इतनी सी है। अब इसके बाद में मैं कितना भी चिपका लूं, उसके पीछे मैं रेल बना दूंगा इसको पूरी, इतने छोटे से डब्बे को रेल बना दूंगा खींच खींच करके, ठीक है। और ऐसे तू देखेगा तेरे को बहुत बड़ी दिखेगी। और अदरवाइज अगर तू सोचेगा तेरे को बस ये 2 लाइनें याद रखनी है कि अगर x माइनस ए का px में डिवाइड चला गया, इसका मतलब pa 0 है। कोई कह दे कि कोई ऐसा फंक्शन है, कोई फंक्शन है जिसमें x माइनस 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, डिवाइड जा रहा है, सुनते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब p2 0 है। अगर x माइनस 2 का भाग जा रहा है, वो बोल रहा है x माइनस 2 का डिवाइड पूरा लग रहा है, तो इसका मतलब p2 0 होगा, पहली चीज। अच्छा, अगर वो बोल रहा है कि कुछ बच रहा है, ठीक है, तो वो पूछे क्या बच रहा है, तो आप बोलोगे p2 बच रहा है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है क्या बचा, ठीक है। अगर कुछ बच रहा है इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं गया। अरे अगर कुछ बच रहा है इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया ना। अरे पूरा डिवाइड जाता तो फिर तो 0 ही बचता ना। अगर x माइनस 2 का किसी में डिवाइड गया और कुछ बच गया तो क्या बचा, p2 बचा। और अगर पूरा पूरा डिवाइड चला गया माने फैक्टर हो गया, और फैक्टर हो गया तो p2 0 हो गया। तो ये दोनों एक ही कॉइन के आगे पीछे के 2 हिस्से हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि एक छोटी सी बकवास करता हूं। अगर मैं 4 का 9 में डिवाइड लगाता हूं तो आप कहोगे 2 बार गया 8 लगा और रिमाइंडर 1 बच गया। उम्मीद आपको पता होगा, राइट है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि इस वाली पार्टी को अपन लोग कोशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशेंट। और इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, राइट है भाई। तो हमारे लिए कोशेंट जो होगा उसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसको रिमाइंडर कह रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गया, डिविडेंड। और ये डिवाइडर, डिवाइजर, है ना। तो लिख दूं मैं एक बार जरा, इसको भी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिवाइजर, है ना, ताकि अपनी याददाश्त बराबर। ये डिविडेंड, ठीक है, ये हो जाएगा कोशेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा रिमाइंडर। ये अपन पहले से, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, एकदम बच्चों वाली बात। अब मैं आपको इसी बच्चों वाली बात को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। इसी को अगर मैं मैथ्स में लिख रहा होता तो मैं अगर आपको यूं कहता कि देखिए साहब जो 9 लिखा है वो एक्चुअल में लिखा है 4 इंटू 2 प्लस 1। सोचो आप, अरे 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1 होता है ना, सही है। तो इसका मतलब 100% बात है कि 9 जो भी है, ठीक है, उसमें जो भी है, जो भी है ये 4 है, उसमें ये वाली पार्टी कोशेंट है और ये वाली पार्टी रिमाइंडर है ना। अब मैं इस चीज को लिखता हूं ऐसे, देखो जरा, px, इसको लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, px। अच्छा, 4 जिसका भाग लगा उसको मैं कहता हूं fx, ठीक है। इसका मतलब ये कि fx का भाग किस में लग रहा है, px में। जैसे 4 का भाग हमने किस में लगाया था, 9 में, ठीक है। और ये जो बच रहा है वो कहलाता है कोशेंट, राइट है। और ये जो बचेगा वो कहलाएगा Rx। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बच्चों वाली लेवल पे ले आया, सेकंड क्लास थर्ड क्लास की बकवास करने लग गया मैं, ठीक है, ताकि आप ये समझ सकें कि 4 का 9 में डिवाइड जाने के बाद जो 2 भागफल है और 1 शेषफल है उसका एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है ना। हाँ, अब इस पूरी लाइन को अगर बाय द वे मैंने मैथ्स में बोला होता, ये जो भी मैंने लिखा, तो मैं कैसे लिखवाता वो देखो आप। लिखेगा इफ px इज डिवाइडेड बाय, ये मत कॉपी करना, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है ना। इफ px इज डिवाइडेड बाय fx, इफ px इज डिवाइडेड बाय fx एंड कोशेंट इज qx एंड कोशेंट इज qx, comma remainder is rx, comma remainder is rx, then लिखिएगा px is equal to fx into qx plus rx, then px is equal to fx into qx plus rx, जो मैंने यहां लिखा है वो लिख लें आप, राइट है भाई। अब मैंने अपनी बात यहां पे रोक दी है ना, ये पूरी बात मैं अपनी कह चुका हूं। अब आता हूं जरा क्वेश्चन बाजी पे। जितने क्वेश्चन अपन करते आएंगे उतना अपन स्ट्रांग होते आएंगे, और जितना अपन स्ट्रांग होते आएंगे उतना अपने को चीजें समझ में आनी चालू हो जाएगी, राइट है। किसी ने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन
ठीक है, 3x³ प्लस 4x² प्लस x+1 इज डिवाइडेड बाय x-2। लीजिए साहब बताएं, अगर मान लीजिए मैं पहले एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूं। सपोज किसी ने मेरे से पूछा कि अगर इसमें अगर मैं x-2 का डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अब चलो रिमाइंडर थ्योरम पे। मैंने आपको बताया था कि x-2 का डिवाइड लगाने पर हमेशा जो भी रिमाइंडर होता है वो P2 होता है, राइट है। तो अगर इसके अंदर डिवाइड लग रहा है, जिसमें डिवाइड लगता है वो कौन है, Px। जिसमें डिवाइड लगता है वो कौन है, Px। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, Px, राइट है। तो मुझे ये पता चल गया कि Px इज टू कितना, Px इज टू दे रखा है 3x³ प्लस में कितना 4x² प्लस x+1, ये मेरे को गिवन है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा रिमाइंडर कितना होगा, तो रिमाइंडर विल बी इक्विवेलेंट टू P2। याद है पहली थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ो जरा, क्या लिखवाई थी मैंने, रिमाइंडर थ्योरम क्या लिखाई थी, व्हेन Px इज डिवाइडेड बाय x-a देन रिमाइंडर इज Pa। तो सोचो अगर मैंने कहा Px इज डिवाइडेड बाय x-2 देन रिमाइंडर इज P2। अरे यहां अगर a की जगह पे 2 होगा तो वहां पे 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी P2। तो अगर किसी ने मेरे से पूछा रिमाइंडर कितना है, तो मैं बोलूंगा P2, और P2 का मतलब x की जगह 2 रख देता हूं। तो अगर मैंने x की जगह 2 रख दिया तो 3 इंटू में 2 का क्यूब प्लस में 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस 1, किसी ने निकाला कितना, 43। तो आंसर इज 43। सही है। अच्छा अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, श्योर। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज करो डिवाइडेड बाई x-1 होता तो रिमाइंडर कैसे निकालते, तो रिमाइंडर कितना होता, रिमाइंडर कितना होता, नहीं वो तो आंसर होता, रिमाइंडर क्या होता, रिमाइंडर होता P1। अरे जैसे x-2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर इज P2, x-1 से डिवाइड करोगे P1, श्योर है। तो रिमाइंडर इज P1, है ना, निकाल सकते हैं हम। ये मेरा पहला एग्जांपल है। अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास में, हाँ भाई अगला लिखेगा, सपोज Px इज पॉलिनोमियल, राइट है भाई। सपोज Px इज पॉलिनोमियल with integer coefficients, then find remainder when Px is divided by x-1, ठीक है, x-1 when Px is divided by x-1 is 1, ठीक है, when Px is divided by x-1 is 1, क्या हो गया, लिख लिया, when Px is divided by x-1 is 1, आगे लिखेगा and 10 when divided by x-4, divided by x-4, ठीक है। अच्छा इसी के आगे लिखना है if Rx is remainder, if Rx is remainder, लिख लिया। अच्छा if Rx is remainder when divided by x-1 into x-4, x-1 into x-4, find R 2006, ठीक है, फाइंड R 2006, ठीक है। अभी रुको, आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है तो प्लीज आप इस पे कोई जल्दबाजी मत जाएं, ठीक है। देखिए साहब क्वेश्चन क्या है वो बताता हूं।
अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपको बहुत इतना लंबा क्वेश्चन तो अब तक अपन ने सुबह से ही नहीं किया। सुबह मतलब जब से चालू करा तब से इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन की आदत भी डालनी चाहिए कि जब आप 3 या 4 लाइन से आगे तक पढ़ पाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा हूं वो बता रहा हूं। पहली लाइन कहती है कि px इज ए पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट। ठीक है, सीधी सी बात, बकवास कर रहा है कुछ। ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है, माने px कुछ है। जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है ना। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का। वैसे px कोई पॉलिनोमियल है जिसके बारे में वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में वो बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। px कोई पॉलिनोमियल है इंटीजर कोफिशिएंट्स के साथ। अब कहता है कि जब px डिवाइड होता है, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, जब px में x माइनस 1 का भाग जाता है तब रिमाइंडर बचता है 1। अब आप याद करो कि आपको मैंने कभी अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि px इज इक्वल टू होता है fx इंटू qx प्लस rx। बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ या ना? जिसमें से आप मेरे को बताएंगे कि px कौन था जिसमें भाग जाता है, fx कौन था? डिवाइजर जिसका भाग जाता है, राइट है। qx क्या था? कोशेंट जितनी बार भाग जाता है, और rx क्या था? रिमाइंडर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कहता है जब px इज डिवाइडेड बाय, माने px में भाग लग रहा है तो px की जगह तो क्या लिख दूं? px। ठीक है, किसका डिवाइड लग रहा है? x माइनस 1। x माइनस 1 किसकी जगह लिखूं? fx की जगह, qx की जगह, rx की जगह? fx की जगह। कितनी बार लग रहा है ये बताया इसने? नहीं बताया। तो अपने को नहीं पता कितनी बार लग रहा है, तो उसकी जगह तो क्या लिखे रखूं? qx। क्या इसने रिमाइंडर बताया? 1। तो इसका मतलब ये कि दिस इज इक्वलेंट टू 1। तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखना सीखे। ठीक है, अच्छा, अब आप में से कितने लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने अभी बहुत ध्यान से सुना वो अगली लाइन को मतलब भी समझते हैं। n 10 और 10 जब डिवाइड होता है किससे? x माइनस 4 से। किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस 4 से। तो कितना बच रहा है? 10। अरे रिमाइंडर इज, जब px जो है x माइनस 1 से डिवाइड होता है तब तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, एंड 10 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब क्या उल्टा बोल गया वो? x माइनस 1 से डिवाइड होता है तब 1 बचता है, और 10 बचता है जब वो x माइनस 4 से डिवाइड होता है। क्लियर है? तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं? बताओ मैं क्या लिखूं यहां पे? px इज इक्वल टू कितना? x माइनस 4 इंटू qx प्लस 10। श्योर है? तो मैं q1x लिख देता हूं, q2x लिख देता हूं। किसी और से भाग लगाओ, कितनी बार गया ये पता नहीं अपने को, है ना? बात समझ में आई? इसके टोकने का कारण बिल्कुल वाजिब है, कोई गलती नहीं। px तो लिखूंगा सेम है क्योंकि एक ही चीज में दोनों का भाग लग रहा है। किसका किसका? एक बार x माइनस 1 का और एक बार इसका। अब मैं दूसरी बात करता हूं, ये तो वह लिखना कैसे है। अब मैं आता हूं, रिमाइंडर थ्योरम मुझे क्या कहती है वो बताता हूं आपको। रिमाइंडर थ्योरम मेरे को यहां पे इजाजत देती है कि अगले ने अगर ये बोल दिया कि x माइनस 1 का भाग लगने पे 1 बचता है तो 100% है कि p1 इज इक्वल टू 1 है। कितने लोग बता सकते हैं कि अगली लाइन का मतलब हो गया कि x माइनस 4 का भाग लगने पे 10 बचता है, जिसका मतलब p4 किसका भाग लग रहा है? x माइनस 4 का। तो p4 इज इक्वल टू कितना है? 10 है। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत नजदीक चला गया, तेरा क्लोज था। बात समझिए, इसका मतलब p4 इज इक्वल टू 10 है। यहां तक की बात पकड़ मारी है? नहीं आई? आ गई? अच्छा चलो, अब अगली बात, थोड़ी सी इसकी टांग को और चौड़ा करते हैं। अब जरा और सोचते हैं। ठीक है साहब, अगला सुना। अगला कहता है rx जो है वो रिमाइंडर है। पहले बताएंगे एक क्या चीज है? 10 क्या चीज है? रिमाइंडर। अब की बार कौन है रिमाइंडर? rx। rx रिमाइंडर कब बन रहा है? जब क्या हो रहा है? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। कौन? px। तो मैं यहां पे लिख देता हूं px की जगह कितना? px। ठीक है, अच्छा किससे डिवाइड हो रहा है? तो यहां पे मैं कितना लिखूंगा? x माइनस 1 इंटू x माइनस 4। कितनी बार गया पता नहीं, तो यहां पे कितना लिख दूं? q3x लिख दूं भाई। इतनी बार डिवाइड लगा, और बचा क्या? rx। बहुत ही खूबसूरत बात। ठीक है, अब मैं एक और बात पे आपकी नजर डलवाता हूं। सोचो, जब x का डिवाइड लगता है, जब x की डिग्री 1 का डिवाइड लगता है तो x की डिग्री 0 बचती है। नहीं दिमाग मेरा? जब x की डिग्री 1 का डिवाइड लगता है तो इधर पूरा कांस्टेंट बचता है, माने x की डिग्री 0 बचती है। जब x का डिवाइड लगता है
तो x की डिग्री 0 बचती है। कांस्टेंट बच रहा है माने x की डिग्री 0। सोचो जिस दिन क्वाड्रेटिक का डिवाइड लगेगा माने x की पावर 2 का डिवाइड लगेगा तो x की पावर कितना बचेगा? 1 बचेगा। नहीं समझे? मैं दोबारा बोलता हूं, क्या आपको ये पता है कि ये एक लीनियर फंक्शन है? हाँ या ना? ये एक लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर है। क्या ये लीनियर है? ये कैसा है? क्वाड्रेटिक। तो जब लीनियर का डिवाइड होता है तो x की डिग्री 0 बचती है, तो जब क्वाड्रेटिक का डिवाइड होगा उस दिन लीनियर बचेगी, और अगर क्यूबिक का डिवाइड होगा तो क्वाड्रेटिक बचेगी। इस क्वेश्चन की रिदम ऐसी है। तो मुझे ये समझ लेना चाहिए, है ना, बाय जो भी पिछला वाला जो भी फंडे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं यहां पे Rx की जगह पे एक लीनियर फंक्शन ले रहा हूं, और लीनियर के लिए मैं क्या लिख रहा हूं वो सुनना, वो लिख रहा हूं ax प्लस बी। राइट है भाई? ये वो चीज है ना, ये वो जगह आ गई जहां पे आप इस क्वेश्चन से बहुत सीख रहे हैं। पहली बात आपको यहां पर पता चला, मैंने ax प्लस बी लिया, मैंने x की डिग्री कितनी ले ली? 1। आगे चलूं? चलता रहूं? अच्छा, एक छोटी छोटी चीजें बताना। P1 इज इक्वल टू कितना है? 1। आज भी P1 1 होगा? अरे P तो P रहेगा। अगर मैं x की जगह 1 डालूंगा तो 1 ही आएगा ना। तो मैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1, मैं x की जगह 1 पुट करता हूं। तो आप में से किसी को बताओ तो यहां पे कितना हो जाएगा? P1। किसी को पता है यहां कितना होगा? ये यहां से लेके यहां तक में। क्यों? क्योंकि x की जगह 1 जाते ही 1 माइनस 1 0, और 0 से गुणा होते ही पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आप ये मानते हो ये बात? तो मैं यहां लिख देता हूं कितना? 0 प्लस x की जगह 1 डालते ही a प्लस बी। कितने लोग ये समझ गए? इसका मतलब मैंने चुपचाप कह दिया a प्लस बी इज इक्वल टू P1, और P1 बोले तो 1, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन मिल गई। कितने लोगों को पता है कि अगली बार मैं क्या डालूंगा x की जगह? बोलो। x की जगह 4। क्यों डालूंगा? क्योंकि x की जगह 4 डालते ही क्या बन जाएगा? ये P4। हाँ या ना? ये बन जाएगा P4। राइट है? अच्छा, ये कितना बन जाएगा? क्यों? अच्छा, 4 जाते ही 4 माइनस 4 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? x की जगह 4, तो कितना हो जाएगा बोलो? 4a प्लस b। इसका मतलब आपको पकड़ में आ गया 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। क्यों 10? क्यों? क्योंकि P4 कितना है? 10। अब मैं दोनों को सॉल्व कर सकता हूं? हाँ या ना? क्या करूंगा? जोड़ूंगा कि घटाऊं? घटा दूं। माइनस करते ही एक दोनों कट गए, माइनस करते ही यहां से बचेगा माइनस का 3a, और यहां से बचेगा माइनस का 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। a की वैल्यू 3 डालता हूं तो b की वैल्यू बोलो -2। आगे कि नहीं आगे? अच्छा, a और b की वैल्यू आ गई तो कितने लोगों को पता चल गया कि इसका मतलब Rx आ गया? अरे Rx खुद कितना था? Rx इज इक्वल टू कितना लिया था हमने? ax प्लस b था। तो x की जगह पे a की जगह 3 डालूं और b की जगह -2 डालता हूं तो कितना हो गया? 3x -2। राइट है? ये आ गया कौन? Rx। और क्वेश्चन वाला मुझसे क्या मांग रहा है? R में कितना मांग रहा है? 2006। तो x की जगह 2006 डाल दूं तो R 2006 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2006 इंटू 3 माइनस 2 और 6 दर 16। ठीक है? 2 भी तो घटा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई? एक मिनट भारी है, नो डाउट। मैंने बहुत लंबा क्वेश्चन कह दिया, मेरे को पता है। मैंने आपके लिए 13 के लायक क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, लेकिन जानबूझ के नहीं लगाया, सोच समझ के लगाया। अगला एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा तो आप संभाल लेंगे, है ना? बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन दूंगा। एक बार दोबारा से रिवाइज करूं? कर दूं एक बार? हाँ भाई, px जब x-1 से डिवाइड होता है तो 1 बचता है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, px इज इक्वल टू x-1 इंटू q1x प्लस 1। राइट है? और अगर x-1 से डिवाइड होता है और 1 बचता है तो इसका मतलब p1 इज इक्वल टू 1 होता है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे को बता रही है। px जब x-4 से डिवाइड होता है तो 10 बचता है। इस लाइन को ऐसे दिखाते हैं, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। राइट है? तो और अगर x-4 से डिवाइड होने पे 10 बचता है तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि x-4 से डिवाइड हुआ px, इसका मतलब p4 इज इक्वल टू 10 है। राइट है? अच्छा, इन दोनों की रिदम बताती है कि जितनी डिग्री यहां होती है उससे 1 डिग्री कम यहां चल रही है। तो इसलिए जिस दिन क्वाड्रेटिक थी तो उसके लिए मैंने क्या यूज करा? लीनियर। क्वाड्रेटिक के टाइम में मैंने लीनियर यूज किया। श्योर? तो जब मैंने लीनियर यूज किया तो लीनियर के लिए मैंने Rx की वैल्यू कितनी ले ली? रिमाइंडर की वैल्यू ले ली मैंने ax प्लस b। राइट है? और फिर मैंने इनका यूज किया P1 और P4 के 1 और 10 होने का। मैंने x की जगह 1 डाला, x की जगह 1 अगर मैं इसमें डालता हूं तो P1 बचेगा,
एक्स की जगह 4 डालूंगा तो P4 बनेगा। ठीक है, एक्स की जगह 1 डालते ये पूरी पार्टी 0 हो रही थी, 4 डालने पे भी 0 हो रही थी, लेकिन एक्स की जगह 1 डालते ये a प्लस बी हो रहा था। तो मेरे पास एक इक्वेशन उलझ के आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। 4 डालता हूं तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10। दोनों को सॉल्व किया, a और b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू आई, आते ही मैंने वापस ax प्लस b में रख दी, तो rx की वैल्यू आ गई 3x माइनस 2। फिर जितना मांगा था उतना हो गया। राइट है, पहले बार मैंने रख दिया है, एक बार आप कॉपी कर लें, फिर आगे चलता हूं। सही है, बोलते नहीं यार आप, बात तो समझ में आई ना? हाँ, हाँ भाई, अगर आपने लिख लिया हो तो अपन है ना इसी क्वेश्चन में से सीख लेते हैं, है ना। अभी ये जो भी है ना, अपने को इस पूरे क्वेश्चन से अपने लिए लर्निंग आने वाली है बहुत सारी। ठीक है, जो हमारे लिए इस पूरी कहानी से एक क्वेश्चन जो होता है ना, मेरे को कितनी बातें सिखा सकता है, वो सीखने की होती है, वो सीखो आप। देखो इस क्वेश्चन में कहां का चमत्कार हुआ था, ठीक है, कहां आपको अचानक से जर्क आए थे, वो सारी चीजें आपको याद रखने लेगी। मतलब आपको याद रहना चाहिए कि भाई इन जगह मैं हेलमेट पहन लूंगा भाई। ठीक है, जब भी आएगा ऐसा मौका मैं हेलमेट पहन के खट तैयार हो जाऊंगा। अब समझना, देखो पहला जर्क आपको क्या आया था। पहला जर्क आपको, जर्क माने पहली चीज जो सीखने की, वो क्या है आपको बताइए। ये क्वेश्चन अगर अपने को P1 इज इक्वल टू 1 और P4 इज इक्वल टू 10 नहीं देता तो अपने लिए क्वेश्चन कर पाना असंभव था। बात समझ रहे हैं आप? P1 इज इक्वल टू 1 देकर के अगले ने क्या किया, मेरे को क्या मदद दे दी, ऐसी कौन सी ऐसी मदद भेज दी जो मैं इतना खुश हो रहा हूं कि P1 इज इक्वल टू 1 देकर के बहुत वंडरफुल काम हो गया। ठीक है, अगर P1 इज इक्वल टू 1 नहीं होता, मतलब P1 मुझे दिया नहीं गया होता, तो मैं नहीं जान पाता कि ये 0 कब बनेगा। अरे सोचो ना, देखो जैसे मैंने x की जगह 1 रखा है 0 बन गया। अरे जैसे x की जगह 0 रखा ना, तो ये 1 माइनस 1 क्या बन गया, 0 बन गया। और 0 बनते ही पूरा निपट गया इतना, और मेरा सीधा अटैक किसको लगा, इसको लगा, और a और b के लिए एक इक्वेशन हाजिर होगी। उसी प्रकार जैसे ही मैंने x की जगह 4 डाला, 4 डालते ही 4 माइनस 4 0 हो गया, और मेरा अटैक ये 0 होते ही पूरा निपट गया, और मेरा अटैक सीधा किसको लगा, इसको लगा। तो आपको हर बार है ना, लर्निंग में आपके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जहां आपका क्वेश्चन अटक रहा है ना, वहां पे सीधा सीधा किस किस का अटैक लग सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो 0 बनाती आएंगी। जैसे मैंने बोला जरूर कि P1 और P4 अगर उसने नहीं दिया होता, अगर P1 और P4 उसने नहीं दिया होता तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर आप मेरे को ये क्वेश्चन दिखा दो तो मैं देखते बता सकता हूं आपको ये कहां कहां 0 होगा। जैसे आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, आप ही के अंदर ये वाली बात छुपी हुई है। अगर कल को ये x-2 इंटू x-3 होता, पहली चीज, तो आप में से कितने लोग बता सकते हैं, बताइए कहां का 0 होता, 1 2 3 पर। नहीं आई समझ में, कहानी पकड़ में आई? कितने लोगों को यह समझ में आया कि मैंने ये इसकी क्वाड्रेटिक को देख करके, दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक, इसकी क्वाड्रेटिक को देख करके मैंने लीनियर इक्वेशन लगाई। ax प्लस बी क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, तो पीछे वाला लीनियर लिख डाला, मैंने एक कम डिग्री का लिख डाला। अगर कल को ये x-1 x-2 x-3 होता तो कितने डिग्री की इक्वेशन थी, क्यूबिक, 3 डिग्री की। तो मैं पीछे क्या लिखता, क्वाड्रेटिक, बिल्कुल क्या लिखता, ax² प्लस bx प्लस लिखता। तो मेरी पूरी कहानी में सिर्फ 2 चीजों की लर्निंग है, पहली कि ये कब कब 0 बनेगा, और दूसरा यहां क्या लिखूंगा। मैं 2 चीजों पे नजर रख के खेल सकता हूं। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमेशा ध्यान रखना कि पहली चीज, जो पहली लर्निंग है वो क्या है, वो ये है कि जिसे आप ये सब कह रहे हैं ना, वो है डिवाइजर, जिसका भाग लगा था। अरे व्हेन डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x-4, ठीक है। अगर बाय द वे डिवाइजर की बात चले तो थिंक वेयर डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर बिकम्स 0। सबसे पहले ये सोचो कि डिवाइजर कहां 0 हो रहा है। डिवाइजर जहां जहां 0 हो रहा है, पुट दोज वैल्यू इनटू px,
वही वैल्यू, जैसे ये 1 और 4 पे 0 हो रहा था तो मैंने जानबूझ के x की जगह 1 और 4 रखा। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब ये कि थिंक, अगर मान लो क्वेश्चन वाला नहीं भी दे तो आप सोचो कि कहां कहां डिवाइजर 0 हो रहा है, एंड पुट दोज वैल्यू एंड पुट दोज वैल्यूज इन px। ये पहली चीज है जो आपको ध्यान देनी है। और सेकंड चीज कौन सी ऐसी जो ध्यान देनी है वो क्या है? ठीक है, इफ डिवाइजर is of x to the power n, then remainder must be of x to the power n minus 1 डिग्री। अगर डिवाइजर n डिग्री का है तो रिमाइंडर 1 डिग्री कम का लिखना है। क्या आपको दो बातें समझ में आई? ये मेरे लिए जबरदस्त लर्निंग है। ठीक है, आईटी खुद इस तरह की कई हरकतें कर चुका है। आईटी में भी कई बार रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर आगे चलते रहते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, लेट अस सी। क्वेश्चन है, लिख लिया आप लोगों ने वो? हाँ लिख लें आप आराम से, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई लिख लिया? हाँ भाई लिखेगा, इफ fx इज इक्वल टू x की पावर दे रखी है 135 प्लस x की पावर दे रखी है 125, ठीक है, माइनस x की पावर दे रखी है 115 प्लस x की पावर दे रखी है 5 प्लस 1। देख लिया? अब लगने लग गया आपको कि हाँ अब आईटी का पैसा वसूल होने लग गया धीरे धीरे, कि अब वो बातें चालू हो गई हैं जिसपे मेरे को हवा ही नहीं लगती। ठीक है, हाँ छोटी मोटी 2-3 डिग्री की इक्वेशन कब तक खेलेंगे? अब सीधा बड़ा बड़ा खेलते हैं ना। आज चलते हैं, है ना। लिखेगा इफ fx इज डिवाइडेड बाय, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो मेरी अप्रोच होगी ना उससे हटके एक लाइन नहीं लिखेंगे अपन। जो मैंने आपको सिखाया उससे हटके एक लाइन नहीं लिखूंगा अब मैं। जो मैंने आपको सिखा दिया वो लास्ट है, लास्ट बस पिनेकल आ चुका था पिछले क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन आपको पूरा सिखा चुका था, अब बस अपन उसके नीचे या उसके इक्विवेलेंट खेलते रहेंगे। ठीक है, लिखेगा इफ fx इज डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस x, then remainder is gx, then remainder is gx, find g10। राइट है भाई, फाइंड g10। हाँ साहब, कितने लोग इस फॉर्मेट में बात को लिख सकते हैं? मतलब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसको डिवाइड किया जा रहा है? fx को। पिछली बार किसको डिवाइड कर रहे थे? px को। तो px की जगह तो fx लिखो। लिखो ना, इस फॉर्मेट में लिखो। इस तरह के क्वेश्चन लिख के दिखाओ मेरे को, क्या आप क्या समझे। आपको पता भी तो होना चाहिए, वरना तो आप सुन सुन के चलते रहोगे। जब तक आप खुद नहीं अटकोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा मैंने क्या सीखा। थोड़ा जोर डालो, px की जगह क्या लिखूंगा? fx। बहुत बढ़िया, इस बच्चे ने बहुत ही प्यार से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। मैं 2-3 बार देख चुका हूं, सही काम करता है। इसने पहले वो लिख लिया कि मैं बार बार ऊपर नीचे क्या देखता रहूंगा। ठीक है, अब आप सोचो एक एक की जगह पे क्या लिखूं। px की जगह क्या लिख रहा हूं आप बोलो? लिखा आपने, लिख ली इक्वेशन, फिर आपने सोचा fx की जगह क्या लिखोगे? fx कौन था? जिसका भाग लग रहा था डिवाइजर। किसका भाग लगा रहे हो? x क्यूब माइनस x। कितनी बार लग रहा है हमें पता नहीं है। हमें तो 3 इक्वेशन तक नहीं पता था और हमें पता भी नहीं करना कितनी बार लगता है। ठीक है, रिमाइंडर कौन है? gx। अरे आपको ये पहले आप ये सोचो कौन है,
ये जिसमें भाग लगता है, ठीक है, जिसमें डिवाइड हुआ, जिससे डिवाइड हुआ, ये डिवाइजर है। ये कौन है? कोशेंट है। तभी तो मैं कह रहा था वो इतनी छोटी चीज से मैंने 9 और 4 में जब मैं खेल रहा था तो यूं ही थोड़ी ना खेल रहा था। हर बात मैंने आपको लिख के दी, आपको फटाफट कॉपी करनी है। आपको अगर लगता है ना मेरा स्टैंडर्ड तो बहुत नीचे चालू होता है तो आपको ज्यादा दौड़ना है। मैं तो आपके बराबर क्लास में दौड़ रहा हूं, ठीक है, आप देखो। हाँ भाई अब बताओ, पीएक्स जिसमें डिवाइड लगा, किसमें डिवाइड लग रहा है? पूरे क्वेश्चन को पढ़ा आपने, किसमें डिवाइड लग रहा है? इसमें कि उसमें? एफएक्स में। इसमें डिवाइड लग रहा है ना, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा कितना? एक्स की पावर कितना? 135 प्लस एक्स की पावर कितना? 125 माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1। पीएक्स की जगह लिख दूं। एफएक्स कौन? जिसका डिवाइड लगा, माने डिवाइजर। किसका डिवाइड लग रहा है? तो मैं यहां पे एफएक्स की जगह कितना लिख दूं? एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू क्यू एक्स की जगह क्यू एक्स और आर एक्स की जगह। इसे कहते हैं जो मेरी डिमांड थी पूरी करना। मैंने कहा था इस फॉर्मेट में लिख के दिखाओ। जब आप अपने आप पर प्रेशर डालोगे, यार लिखना ही, यार मैं तो लिखे बगैर कैसे चलूंगा, सर के बगैर कैसे चलूंगा, बताओ, तब आप ऐसा लिखना सीखोगे। अच्छा अब लिख लिया। अब दूसरी चीज, मैं अपनी लर्निंग में आता हूं। कितने लोगों को बताएं लर्निंग में मैंने क्या लिखा है? पहली लाइन, थिंक माने सोचो कि वेयर डिवाइजर बिकम्स 0। डिवाइजर कौन है पूरी कहानी में? डिवाइजर कौन है? एक्स क्यूब माइनस एक्स। मैं आपके सामने इसी को तोड़ के लिखता हूं ताकि आप में से कई लोग सोच पाए। देखो भैया ऐसे सोचना है, माइनस एक्स की पावर 115 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस 1। क्या मैं एक्स क्यूब माइनस 1 को लिखता हूं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। सोचो, आइला तेज लिख दिया मैंने। अरे एक्स क्यूब माइनस एक्स में कॉमन क्या था? जल्दी बोलो। एक्स। अंदर क्या बचा? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के टुकड़े बोलो। एक्स ये बना के नहीं बना? अब बोलो जरा क्यू एक्स की जगह है और जी एक्स की जगह है जी एक्स। कितने लोग बता सकते हैं कहां कहां 0 है? कितनी जगह 0 है? कितनी जगह? एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह। 3 ब्रैकेट 3 जगह 0 है। पहला 0 पर, दूसरा 1 पे, तीसरा -1 पे। तो थिंक वेयर द डिवाइजर बिकम 0। कितनी कितनी जगह 0 हो रहा है? 3 जगह। तो आप पहले से लिख के रख लो, x इक्वल टू 0 पटकूंगा, 1 पटकूंगा और -1 पटकूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने 1 और 4 पटका था। मैंने आपको बोला था ना कि वैसे इसने मुझे दिया, लेकिन मैंने कहा मैंने झूठ बोला। अगर मुझे कोई ये दे देता तो भी मैंने आपसे पूछा था कहां कहां 0 होता है, तो आपने कहा था ये 1, 2 और 3 पे 0 होता है। सही है कि नहीं? तो वैसे ही ये कहां कहां 0 हो रहा है? 0, 1 और -1 पे नहीं आया। अब एक और बात बताओ, अगर मैंने 0 रखा तो बोलो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? पूरी इक्वेशन में रखूंगा ना। अरे 0 नहीं रख पाते आप लोग। 0 रखते कितना? 1 इक्वल टू, यहां 0 रखते ही यहां से लेकर के और यहां तक पूरा कितना हो जाएगा? 0। कारण तो पता है या मैं बताऊं? पता है ना? तो ये तो हो गया 0 प्लस। अब रुको, अभी भी बाकी है बात। अब बात मेरे को पूरी करने दो अभी। अब मेरे को बात करनी है आपसे। कितने डिग्री है? क्यूबिक है। तो सेकेंड लर्निंग क्या कहती है कि अगर डिवाइजर n डिग्री का हो तो रिमाइंडर 1 कम डिग्री का होता है। तो कितने लोगों को पता है कि gx की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? बेहतरीन। अब बोले ना आप लोग, क्या लिखूं? ax स्क्वायर। हाँ, और मेरी पूरी दौड़ ये जो 1, 0, -1 रखना है ना, ये निकालने में रहेगी, एबीसी निकालने में। क्योंकि जैसे एबीसी आएगा मेरे पास जीएक्स आ जाएगा। नहीं आया? क्या मैं काम करूं या कर लोगे? हाँ, इतना कैलकुलेशन करो ताकि आप में से जो अच्छा बच्चा है वो कभी ये फील ना करे कि क्लास में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ आएगा, बिल्कुल आ सकता है। हाँ बिल्कुल। देखो, अरे कहने का मतलब ये कर चुका है, अब आपको दौड़ना है, फटाफट करो आप। बस आंसर 21। बिल्कुल, मैं समझ गया। देखो लोग आंसर तक पहुंचे हुए हैं यार, आप दौड़ो। अब आपके पास में है 60 सेकेंड, फटाफट 0 रख के देखो, 1 रख के देखो, -1 रख के देखो। G10 21 आ रहा है। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ दौड़ो। अच्छा बताओ कहां तकलीफ आई? क्या आप 0 रख पाए? अरे LHS RHS सब में 0 रखोगे ना पूरे में? अरे पूरे में 0 रखोगे, यहां से लेकर के यहां तक सब में 0 रखा।
अगर आपने सब में 0 रखा तो जैसे आप 0 रखोगे आपका LHS कितना हो गया 1। अरे 0 रख के दिखाता हूं, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 की पावर कुछ भी 0 प्लस 1, तो कितना बचा 1। इधर x की जगह 0 रखते ही पूरी पार्टी यहां से लेकर के यहां तक कितनी 0। अब आप 0 यहां भी रखोगे, ये तो 0 हो गया। अच्छा 0 यहां रखो, यहां से लेकर यहां तक में 0 रखो, x की जगह 0 रखते ही 0, यहां x की जगह 0 रखते ही 0 प्लस c, तो कुल मिला के क्या बचा, तो यहां से आपके पास में c की वैल्यू कितनी चमक गई 1। ये आपका पहला काम डन हुआ। अब आ जाओ x की जगह 1 रखते हैं, मेरे साथ रखना, जिन्होंने नहीं रखा वो तो साथ साथ रखना। बोलो x 1 की पावर 135, 1 की पावर 125, 1 और 1 2, 1 की पावर 115, 1 2 माइनस 1 अब तक 1 बच रहा है, यहां तक सब कुछ कट रहा है पिट रहा है। अच्छा x की 1 की पावर 5, 1 यहां तक जो 1 बचा था 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, तो कुल मिलाकर के LHS तो कितना हो गया 3। अब मेरे साथ इस पूरे डब्बे में 1 रखना, कहां पे रखोगे x की जगह, x की जगह 1 रखते ही, क्यों, क्योंकि देखो 1 माइनस 1, अरे यहां x की जगह 1 रखोगे, इस x की जगह 1 रखोगे, इस x की जगह 1 रखोगे ना, तो जैसे ही बीच में x की जगह 1 जाएगा 1 माइनस 1 0, 0 की गुणा होती है पूरी पार्टी, पूरा 0, 0 की गुणा कुछ किसी से भी करोगे तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक सब कुछ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए सब कुछ 0, तो ये सब हो जाएगा कितना 0। फिर आप x की जगह पे 1 आगे रखोगे, जैसे ही x की जगह 1 आगे रखोगे कितना हो जाएगा बोलो a, यहां पे कितना हो जाएगा b, यहां कितना हो जाएगा c, है ना। तो आप यहां पे कितना लिख सकते हो बोलो a प्लस b प्लस c, तो फाइनली कितना हो गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना 3। नहीं आई कहानी पकड़ में आ रही है, हाँ वो c की वैल्यू बाद में रख लेंगे ना अपन, तो पहले एक बार 2 इक्वेशन बना लेता हूं। नहीं आई बात समझ में आ रही है ना। अच्छा चलो मेरे साथ -1 रखो, बोलो आप -1 की पावर 135, -1 ये -1 और -1 -2 -1 की पावर 115, -1 और माइनस प्लस -2 प्लस 1, -1 बच गया, -1 की पावर 5, -1 और -2 प्लस 1 -1, तो फाइनली इधर कितना रह गया -1। अब इस डब्बे में मेरे साथ में रखो x की जगह -1, बताओ कौन से वाले x की जगह रखोगे, इस x की जगह, इसकी जगह या इसकी जगह रखेंगे सभी में, लेकिन जो थर्ड वाला होगा वो -1 प्लस 1 0, 0 की गुणा होते ही पूरी पार्टी 0, तो यहां पे तो कितना लिख दूं 0। अच्छा अभी भी x की जगह -1 यहां से यहां में रख के दिखाओ, बोलो -1 रखने पर a, अरे -1 का स्क्वायर 1 इंटू a, यहां पे कितना -b, यह कितना c, तो यहां कितना लिख दूं a माइनस बी प्लस सी, फाइनली रह गया a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू कितना -1, राइट है। जिसमें ये लोग मेरे को जिद कर रहे थे कि सर इस c की जगह कितना लिख लो 1, इस c की जगह कितना 1, फिर भी आपके लिए तो c लिखता हूं ताकि आप में से कई लोग तो इतना जबरदस्त ठंडे हो चुके हैं ना कि उनको बहुत बुरी तरह जगाना पड़ेगा। a प्लस बी इक्वल टू कितना 2, और यहां से कितना a माइनस बी इक्वल टू कितना, यहां से 1 और ये -2 है ना भाई। तो फाइनली a में b जुड़ता है 2 आता है, और में a में से b घटता है -2 आता है, तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आई बताओ, a की वैल्यू 0, वेरी गुड, हटा दो ये तो। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब आप जगे हुए हो, हाँ या ना, क्या निकालना क्या है क्वेश्चन में मुझे G10 के लिए मुझे निकालना पड़ेगा gx, किसी को पता है gx कितना है, हाँ तो मैं लिख लेता हूं, हेंस gx इज इक्वल टू में कितना था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a की जगह कितना रखूं, a की जगह 0 रखते ही 0, बता नहीं रहे यार आप लोग, मतलब हल्के पड़ जाते हो अचानक। b की जगह कितना रखूं 2, तो कितना हो जाएगा 2x, c की जगह कितना रखूं 1, तो gx इज इक्वल टू कितना निकल गया 2x प्लस 1, तो बोलो जरा G10 इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, सही है।
इसका तो 8th क्लास वाला भी नहीं ढूंढवा था मुझे, ये भी आपने मुझसे करवाया है। कौन सा वाला? ये ए वैल्यू पुट करना या वैल्यू कैसे पुट करी वो बताऊं? हाँ सुन देख, एलएचएस में पहले यहां से लेके यहां तक में 0 रखेंगे अपन, हर एक्स की जगह 0 की बार कुछ भी 0, +0, -0, +0 और +1 1। तो फाइनली एलएचएस कितना हो गया? 1। तो मैंने एलएचएस की जगह 1 लिख दिया। अच्छा, एक्स की जगह 0 रखते ही 0 इंटू कुछ भी आता रहे 0, तो ये 0 हो गया, राइट है। अच्छा, यहां एक्स की जगह 0 रखते 0 इंटू ए 0, 0 इंटू बी 0, क्या बचा? सी। तो फाइनली सी इज इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे ही मैंने अगली बार एक्स की जगह कितना रखा? 1। अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं, 1 की बार कुछ भी 1, +1, -1, ये दोनों कट गए, 1 1 बचा कितना? 1 और 1 2 +1 3। आई बात? ऐसे ही। अच्छा, अब मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं, 1 -1 0, 0 इंटू कुछ भी 0, प्लस यहां पे अगर मैं एक्स की जगह 1 रखता हूं तो ए, यहां 1 रखता हूं तो बी और यहां सी, तो a + b + c इज इक्वल टू 3। इधर वाला 3 उधर लिख दिया ना, और फिर सी की जगह 1 रख दिया। ऐसे 2 इक्वेशन आई, मैंने आंसर निकाले एबीसी का, है ना। हाँ भाई, अच्छा तभी आप लोगों ने कॉपियां बंद कर ली। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, लिख के ले जाओ, घर से करके लाना, ठीक है? करके ले आओगे? फिजिक्स वगैरह में काम मिल रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। कौन पढ़ा कौन रहा है? हाँ, एवी सर। और फिजिक्स में कौन है? अरे मैं तो पता है आज के दिन बहुत सोच के आया था कि आपका यहां तक पहुंचा दूंगा, पता नहीं क्यों नहीं पहुंच पाए अपन। हाँ भाई लिखिएगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ + x + 1 is divided by x - 1। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना और करना है। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है? हाँ, वो तो देखते, जिसको आता है वो देखते बताता है ये आंसर होगा। अरे एक एक आप पहला क्वेश्चन देखना, उस पे फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है? ये तो बस सेकंड, अब सेकंड पाओ। फाइंड रिमाइंडर, क्योंकि आप लोगों को ऐसे देने चाहिए मुझे। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x² - 3x + 5 is divided by x² - 3x + 5 is divided by x + 2। हाँ भाई, कोई बताएगा इसका रिमाइंडर का नाम क्या होगा? नाम P1, रिमाइंडर हमेशा P होता है। इसका रिमाइंडर बोलो, चलो P - 2, मैंने x की जगह -2 पटकना है। आया? बस नाम पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखो, ठीक है? फाइंड रिमाइंडर व्हेन x² - x + 3, ठीक है, is divided by 2x - 1। बिल्कुल, P1/2। वेरी गुड, P1/2। बेल अब बची है ना, इसलिए मतलब टाइम था अपने पास। हाँ भाई लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर x - 3, check whether x - 3 is factor of x³ - 3x² plus 5x - 7 और नॉट। अगर ये फैक्टर हो गया तो इसका मतलब P3 बराबर 0 होगा, माने x की जगह 3 रखने पे 0 दे देगा, राइट है ना भाई? तो थॉट ये है कि आपको चेक करना है P3 = 0 है या नहीं है ना। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन लिखेगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की, है ना। आपने डरा दिया पूरी तरह मुझे। अगला क्वेश्चन लिखेगा, चेक वेदर
x minus 1 is factor of x square minus 5x plus 6 or not? If not, find remainder. ठीक है, अगर रिमाइंडर होगा तो x की जगह क्या रखने पे क्या आएगा? x की जगह 1 रखने पर 0 आएगा। अरे ये बताता है x माइनस 1 बताता है P1 करना है, मैंने x की जगह 1 रखना है। ये कहता है कि x की जगह 3 रखना है। किस में रखना है? इसमें रखना है। अगर रखने पे 0 आ गया तो रिमाइंडर है, वो सॉरी फैक्टर है, और अदरवाइज जो बचेगा वो रिमाइंडर है। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इफ px इज divided by x minus 1, ठीक है, gives remainder 5, and when divided by x plus 2 gives minus 1, find remainder when divided by x minus 1 into x plus 2। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जो मैंने आपको लंबा क्वेश्चन कराया था, कर लेंगे अब तो, है ना भाई? बस आपको देखना है, कोशिश करनी है।